हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित आईएएस। आइए क्वेश्चंस को आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? राज्यसभा के सभापति द्वारा, राष्ट्रपति या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर प्रधानमंत्री। आपका आंसर होगा कि उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपराष्ट्रपति मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है या नियुक्त किया जाता है? तो भारत में उपराष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, यानी उसका निर्वाचन होता है और उसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो जो राष्ट्रपति है उसका निर्वाचन आनुपातिक, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन और राष्ट्रपति दोनों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा ही किया जाता है, जिसमें एकल संक्रमणीय मत वाली प्रणाली को भारत में अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताओं पर विचार कीजिए। यहाँ पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए कॉमन आपसे पूछा गया है। भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल। अगर आपको राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों में से कोई भी बनना है, यानी कॉमन फीचर्स की बात करें तो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए ज़रूरी है राष्ट्रपति बनने के लिए कि वो लोकसभा का सदस्य बन रहा हो, और उपराष्ट्रपति के लिए ज़रूरी है कि वो व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के, निर्वाचित होने के लिए योग्य हो। तो ये दोनों में कॉमन नहीं है, बाकी सार्वजनिक लाभ के पद पर ना हो। बिल्कुल, पहला, दूसरा और चौथा ये सही है। आंसर आपका ए हो जाएगा। प्रश्न आपसे फिर से देखिए पूछा क्या गया, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताओं पर, अर्हताओं पर विचार कीजिए। तो ऐसे में ये 1, 2 और 4 ये कॉमन है। बाकी राष्ट्रपति के लिए शर्त है कि वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्यता रखता हो, और उपराष्ट्रपति के लिए है कि वो राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों के संदर्भ में चुनाव प्रक्रिया समान होती है। दूसरा पॉइंट है, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल संसद से समान होते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, जो चुनाव की प्रक्रिया है वो दोनों के केस में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की प्रक्रिया, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की प्रक्रिया दोनों के संदर्भ में अपनाई जाती है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा वाला आपसे कह रहा है कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल ये संसद से समान होते हैं, तो ऐसा नहीं है। उपराष्ट्रपति के केस में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत, निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों सदस्य वोट करते हैं। उपराष्ट्रपति के केस में लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी, लोकसभा के भी और राज्यसभा के दोनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, जबकि राष्ट्रपति के केस में सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही वोट करते हैं, मनोनीत नहीं, लोकसभा और राज्यसभा से। बाकी राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है वो लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के सदस्य इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। आंसर यहाँ पे 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से लाभ के पद माने जाते हैं? देखिए, संविधान में लाभ के पद नहीं माने जाते हैं। संविधान का जो आर्टिकल है 1021A ये लाभ के पद की चर्चा संसद सदस्यों के लिए करता है, और दूसरा आर्टिकल है 1911A ये विधानसभा के सदस्यों की चर्चा, विधानसभा के सदस्यों के संदर्भ में लाभ के पद की चर्चा करता है।
एक बात और ध्यान रखिएगा, संविधान के अंदर लाभ के पद को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने, न्यायालयों ने इसकी व्याख्या की है कि सरकारी भत्ते और सरकारी अन्य शक्तियाँ एज ए सांसद या विधायक के पद पर रहते हुए प्राप्त करना लाभ का पद माना जाता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री का पद लाभ का पद नहीं है, राष्ट्रपति का नहीं है, उपराष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं है, राज्यपाल और गृह मंत्री, इन सब का पद लाभ का पद नहीं माना जाता है, ये लाभ के पद पे नहीं है। अगर लाभ के कोई अन्य पद को ये ज्वाइन करते हैं तो संसद सदस्य यानी कि मंत्री हो, संसद सदस्य हो, विधायक हो, तो वो अपना पद खो बैठता है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपराष्ट्रपति इस पद पर 2 बार ही निर्वाचित हो सकता है, तो भारत के संदर्भ में ऐसा नहीं है, कितनी भी बार निर्वाचित हो सकता है, ये गलत हो जाएगा। उपराष्ट्रपति को संविधान के अनुसार पद के दुरुपयोग के आधार पर हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को संविधान में हटाने का कोई आधार नहीं दिया गया है। उसका तरीका ये है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा अगर पूर्ण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे जिस पे लोकसभा सहमत हो तो उपराष्ट्रपति का पद रिक्त मान लिया जाता है। तो ऐसे में दोनों गलत हैं, आपका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति की शक्ति सबसे विस्तृत है? तो राष्ट्रपति की शक्ति सबसे विस्तृत सामान्य विधेयक के संदर्भ में होती है और सबसे सीमित होती है संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में। इसमें राष्ट्रपति कोई भी वीटो पावर यूज नहीं कर सकता है, जबकि इसके केस में राष्ट्रपति वो चाहे तो स्वीकृति दे दे, चाहे तो अपनी स्वीकृति लंबे समय तक रोक करके रख सकता है या वो पुनर्विचार के लिए कह सकता है। लेकिन धन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति के पास केवल 2 ही शक्तियां होती हैं, या तो वो स्वीकृति दे दे या लंबे समय तक उस पर अपना निर्णय रोक के रखे रहे। पुनर्विचार के लिए धन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति नहीं कह सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही धन विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जाता है। और संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति को सिर्फ और सिर्फ स्वीकृति देना ही होता है, उसके पास उस संदर्भ में कोई भी वीटो पावर नहीं है। अगला है, राष्ट्रपति की लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों की अगर नियुक्ति वाली जो प्रक्रिया थी मनोनीत करने की, ये किस तरह की शक्ति है? तो ये विधायी शक्ति है, संसद के अंदर नियुक्ति की जा रही है, विधायी शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति के आएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में कौन भाग नहीं लेता है? तो देखिए, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में जो उसके निर्वाचक मंडल हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। लोकसभा का इलेक्टेड मेंबर, राज्यसभा का इलेक्टेड मेंबर, विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर और उसके अलावा दिल्ली एंड पुडुचेरी, इन 2 जगहों के विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर्स, ये इतने लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। और राष्ट्रपति के जो महाभियोग की प्रक्रिया है, इसमें लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, मनोनीत, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, दोनों तरह के सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में। तो कौन नहीं लेता? तो राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो इसमें राष्ट्रपति को चुनने में उसके शामिल हो रहे थे, वो राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। और इसमें एक नए तरह के सदस्यों को मौका मिलता है, मनोनीत सदस्यों को, जो निर्वाचन में भाग लेने के लिए योग्य नहीं थे। नेक्स्ट अंतिम प्रश्न देखिए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे और इनका 2 कार्यकाल है, 1952 से 1957 और दूसरा कार्यकाल है 1957 से 1962। और ये दोनों बार, सबसे इम्पोर्टेंट है, दोनों बार निर्विरोध रूप से निर्वाचित हुए थे। इनका जो इलेक्शन हुआ था, चुनाव हुआ था, वो निर्विरोध रूप से निर्वाचित हुए थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इसके बाद ये भारत के राष्ट्रपति भी बने।